पिछले क्लास में आपको हम पढ़ा दिए थे, विषमदैशिक ठोस के बारे में बताए थे। ठीक है, कि विषमदैशिक ठोस किसे कहते हैं। तो परिभाषा बिल्कुल सिंपल था, ऐसे पदार्थ जिनमें दिक् स्थान की भिन्न भिन्न दिशाओं में कुछ भौतिक गुण जैसे प्रतिरोध, जैसे प्रतिरोधकता, विद्युत चालकता, अपवर्तनांक आदि का मान भिन्न भिन्न हो, तो ऐसे पदार्थ को क्या कहते हैं? विषमदैशिक पदार्थ कहते हैं। और यह गुण क्या कहलाती है? विषमदैशिकता। इस बात को हम समझा भी दिए थे आपको, नहीं? देखा जाए, इस बात को आपको हम समझाए थे। हम समझाए कुछ इस तरह से कि आप कोई ठोस ले लो और इस ठोस के इस दिशा में आप प्रतिरोध का वैल्यू मापो, तो इस दिशा में प्रतिरोध का वैल्यू 10 ओम आया, और अगर इस दिशा में मापते हैं तो जो प्रतिरोध का वैल्यू आया वो मान लो आ गया 5 ओम। ठीक है, तो अलग अलग दिशा में वैल्यू जो प्रतिरोध का है वो अलग अलग आ रहा है कि सेम आ रहा है? अलग अलग। तो ऐसे जो ठोस होते हैं वो क्या कहलाते हैं? ऐसे ठोस विषमदैशिक ठोस कहलाते हैं, जो हम लोग पिछले क्लास में वो समझा दिए थे। हम ये भी कहे थे कि जो आपके क्रिस्टलीय ठोस होते हैं, क्रिस्टलीय ठोस, वो लोग कैसे होते हैं? विषमदैशिक प्रकृति के होते हैं। जो क्रिस्टलीय ठोस होते हैं ये विषमदैशिक प्रकृति के होते हैं। समझ सकते हैं हम लोग, देखा जाए। अब ये विषमदैशिक ठोस कैसे होते हैं? जो क्रिस्टलीय ठोस होते हैं ये विषमदैशिक कैसे होते हैं उसको समझा जाए। क्रिस्टलीय ठोस को वास्तविक ठोस कहते हैं। क्रिस्टलीय ठोस में अवयवी कणों का स्थान क्या होता है? फिक्स। ठीक है, चलो अवयवी कण, मान लो कि दो अवयवी कण है, 0 क्रॉस 0 क्रॉस 0 क्रॉस, इस तरह से। नहीं, फिर यहां पर आ जाए तो यहां पे आपका क्रॉस है, 0 है, क्रॉस है, 0 है, क्रॉस है, 0 है। फिर यहां पर दिया गया 0 क्रॉस 0 क्रॉस 0 क्रॉस। एक और ले लेते हैं, क्रॉस 0 क्रॉस 0 क्रॉस और 0। इस तरह का हम लोग को ठोस दिया गया। ठीक है, अब इसमें 0 और क्रॉस जो है वो अवयवी कण है। अब इस दिशा में जो हम जा रहे हैं, इस दिशा में आ रहे हैं, तो हमको कण कौन से मिल रहे हैं? देखो तो 0 क्रॉस 0 क्रॉस 0 क्रॉस, ये मिल रहे हैं। ठीक है, अब हम लोग क्या करते हैं कि इस दिशा में फ्लो करते हैं। ठीक है, तो अगर इस दिशा में प्रवाहित हो रहे हैं तो थोड़ा देखो तो तीर के ऊपर देखो, 0 0 0 0, क्या 0 के बगल में क्रॉस दिख रहा है क्या? यहां आ जाओ, क्रॉस क्रॉस क्रॉस। नहीं, तो क्या अवयवी कणों का सजावट जो इस दिशा में है, क्या वही सजावट इस दिशा में भी दिख रहा है? नहीं दिख रहा है। क्या अवयवी कण अपना स्थान बदल सकते हैं क्या? नहीं, ये वास्तविक ठोस है। वास्तविक ठोस यानी क्रिस्टलीय ठोस। क्रिस्टलीय ठोस में अवयवी कणों का स्थान बदलता नहीं है। तो यहां पर अलग अलग दिशाओं में कणों के सजावट का जो व्यवस्था है वो अलग अलग मिल रहा है। तो अगर सजावट अलग अलग मिलेगा तो क्या प्रत्येक दिशा में प्रॉपर्टी सेम होगा कि अलग होगा? अलग होगा। देखते हैं, अलग अलग दिशाओं में कणों की भिन्न भिन्न व्यवस्था होने के कारण ही यह गुण उत्पन्न होता है। इसमें दिक्कत है, ऐसा कह सकते हैं। ठीक है, तो ये हो गया आपका। आगे आ जाओ। अब हम लोग समदैशिक ठोस भी पढ़े थे। समदैशिक ठोस जिसको आइसोट्रोपिक सॉलिड कहते हैं, ध्यान रखना है। तो समदैशिक ठोस किसे कहते हैं ये भी आपको हम समझाए थे। हम आपको समझाए थे कि आप कोई सॉलिड ले लो और इस सॉलिड में इस दिशा में आप मान लो प्रतिरोध का वैल्यू मापो कि आपको आ गया 10 ओम, और इस दिशा में मापो तो फिर से प्रतिरोध का वैल्यू जो आ गया वो 10 ओम आ गया। तो अलग अलग दिशाओं में प्रतिरोध का जो वैल्यू आया वो सेम आया कि अलग अलग? सेम आया। तो इसका मतलब हुआ कि ये जो होगा आपका, ये कैसा होगा? समदैशिक होगा। ध्यान रखना है। तो वही हम लोग को लिखा था परिभाषा, ऐसे पदार्थ जिनमें दिक् स्थान की सभी दिशाओं, दिक् स्थान यानी स्पेस की सभी दिशाओं में कुछ भौतिक गुण जैसे प्रतिरोधकता, विद्युतीय चालकता, अपवर्तनांक आदि का मान क्या हो? समान हो, समदैशिक पदार्थ कहलाते हैं। ध्यान रखना है। और इस गुण को समदैशिकता कहते हैं। दिक्कत है?
इसको क्या कहेंगे, समदैशिकता। अब अक्रिस्टलीय ठोस जो है ये समदैशिक प्रकृति के होते हैं, ध्यान रखना है। जो अक्रिस्टलीय ठोस होते हैं ये समदैशिक प्रकृति के होते हैं, ठीक है। तो हम लोग को ध्यान रखना है। अब अक्रिस्टलीय ठोस में जो अवयवी कण होते हैं, नहीं, उनका व्यवस्था निश्चित नहीं होता है, उनका जो सजावट होता है वो निश्चित नहीं होता है। अगर आपको याद हो तो हम लोग कहे थे कि जो अक्रिस्टलीय ठोस होते हैं ये द्रव्य की भांति गुण दर्शाते हैं, ऐसा कुछ बोला गया था, द्रव्य की भांति गुण दर्शाते हैं, ध्यान रखना है। तो द्रव्य की भांति गुण दर्शाने का मतलब होता है कि इनके जो कण हैं वो अपने स्थान को अदल बदल कर सकते हैं, ठीक है। ये अपने स्थान को क्या कर सकते हैं, अदल बदल करते हैं, यानी अपने पोजीशन को ये चेंज करते हैं। क्रिस्टलीय ठोस में ऐसा नहीं होता है, क्रिस्टलीय ठोस में ऐसा नहीं होता है। अब होता क्या है कि इसमें मान लो आप लिखते हो 0 क्रॉस फिर 0 0, क्योंकि इसमें कोई सिस्टम नहीं होता है, क्रॉस 0 0 क्रॉस 0 ऐसे कुछ दे दिया हुआ है, फिर यहाँ 0 क्रॉस 0 0 ऐसे ही कुछ दे दिया, ठीक है। तो इसमें होता क्या है कि जब आप एक दिशा में प्रतिरोध का वैल्यू मापते हो, नहीं, तो आर का वैल्यू इसमें 10 ओम आता है, तो इसका मतलब ये होता है कि जो अवयवी कण हैं वो अवयवी कण अपने आप को रीअरेंज करते हैं, यानी इधर उधर अपने आप को चेंजिंग करते हैं। वो कुछ इस तरह से अपने पोजीशन को बनाए रखते हैं, बनाते हैं, ताकि हर दिशा में जो प्रतिरोध का वैल्यू है वो क्या है, सेम आ जाए। ऐसा क्यों होता है, क्योंकि इसके अवयवी कण परिस्थिति के अनुसार अपने स्थान को बदलते हैं, क्योंकि ये क्या है, द्रव्य का गुण दर्शाते हैं, इनके कण अपना स्थान बदल सकते हैं। तो ये अपने कणों को कुछ इस प्रकार से अरेंज करते हैं कि हर एक दिशा में आपको जो प्रतिरोध का वैल्यू है वो क्या है, 10 ओम है। लेकिन क्या क्रिस्टलीय ठोस में ये बात संभव है? क्या उसके अवयवी कण भी अपने स्थानों को बदलते हैं? क्या परिस्थिति के अनुसार चेंज करते हैं? क्या नहीं चेंज करते हैं। लेकिन इसमें अवयवी कण अपने स्थान को बदलते हैं, और कुछ इस तरह से बदलते हैं ताकि हर दिशा में जब आप प्रतिरोध का वैल्यू मापें तो वो वैल्यू क्या आ जाए, सेम आ जाए। मेरी बात समझ में आ रही? नहीं, तो ये ध्यान रखना होगा। तो हम लोग क्या समझे, दो तरह के ठोस होते हैं, विषमदैशिक और समदैशिक। विषमदैशिक ठोस कौन हो गए, क्रिस्टलीय ठोस, और समदैशिक ठोस कौन हो गए, अक्रिस्टलीय ठोस। देखा जाए, हम लोग को लिखा गया कि अक्रिस्टलीय ठोस जो हैं, ठीक है, वो झूठे ठोस हैं, सच्चे ठोस नहीं है, लेकिन नॉर्मल लाइफ में उनका बहुत ज्यादा यूज है। नॉर्मल लाइफ में उनका बहुत ज्यादा यूज है। नहीं, क्या यूज है भाई? अक्रिस्टलीय ठोस उपयोगी पदार्थ हैं, लिख रहा है, ठीक है। कांच का यूज है, रबर, प्लास्टिक है, ध्यान रखना है। हमारे दैनिक जीवन में अनेक अनुप्रयोग हैं, ऐसा लिख रहा है ना। नहीं, यानी ऐसा नहीं है कि आप अक्रिस्टलीय ठोस को इग्नोर कर दीजिए, अच्छा झूठा ठोस है, नहीं, इसका तो यूज नहीं करेंगे, झूठा है, इसके बिना काम नहीं चलेगा। बात समझ में आ रहा है? ठीक है। अक्रिस्टलीय सिलिकॉन, सिलिकॉन का नाम सुने? एक सेमीकंडक्टर है, नहीं, जिसका यूज सोलर प्लेट में किया जाता है। सोलर प्लेट का नाम सुने? सोलर प्लेट सूर्य की रोशनी से बैटरी को चार्ज करता है और विद्युत धारा उत्पन्न करता है। नहीं, तो वही लिख रहा है। अक्रिस्टलीय सिलिकॉन सूर्य के प्रकाश का विद्युत में रूपांतरण करने के लिए श्रेष्ठतम प्रकाश वोल्टीय पदार्थ है। दिक्कत है? नहीं, तो सिलिकॉन जो है ये भी अक्रिस्टलीय ठोस का ही रूप है, लेकिन इसका यूज किया जाता है, कहाँ यूज किया जाता है? सोलर प्लेट में यूज किया जाता है, जिससे आप सोलर एनर्जी को इलेक्ट्रिकल एनर्जी में कन्वर्ट करते हैं। ठीक है, तो इसलिए अक्रिस्टलीय ठोस झूठे ही सही, लेकिन काम के हैं। बस में रहे। चलिए, क्रिस्टल लैटिस, क्रिस्टल जालक किसे कहते हैं? हम लोग बात कर रहे हैं क्रिस्टल की, क्रिस्टलीय ठोस। तो ध्यान रखना है कि कोई भी आप क्रिस्टल जब बनाते हो ना, कोई भी जब क्रिस्टल आप बनाते हो, बड़ा सा क्रिस्टल, तो उसमें जो अवयवी कण होते हैं, उन अवयवी कणों को बिंदु से दर्शाया जाता है। कैसे दर्शाया जाता है? बिंदु से। जैसे एटम से बना हुआ है, नहीं, तो मान लो कोई सॉलिड बन गया, ठीक है। जैसे हम नॉर्मली एग्जांपल लेते हैं, आपको ज्यादा समझ में आएगा। जैसे मान लो ये एक चतुष्फलकीय संरचना है। अब इसमें अवयवी कण जहां जहां उपस्थित हैं,
उसको बिंदु से दर्शाया जाता है, कुछ इस तरह से। नहीं, अब मान लो ये लाइन नहीं रहता तो हम ऐसे दर्शाते, और इसको फिर हम लोग ऐसे सटा देते, कुछ इस तरह से। यहां पे अभी कौन है, तो ये आपको एक चतुष्फलकीय संरचना दिख रहा है, ठीक है। तो मेरे कहने का मतलब है कि कोई भी जो स्ट्रक्चर होता है, कोई भी जो स्ट्रक्चर होता है, उसमें जो अवयवी कण होते हैं, उन अवयवी कणों के स्थान को बिंदु से दर्शाया जाता है, ठीक है। अब पूरे क्रिस्टल में बहुत सारे अवयवी कण होंगे, उन सभी अवयवी कणों को बिंदु से दर्शाया जाता है, और उन बिंदुओं का त्रिविम में एक खास सजावट होता है, क्योंकि हम बता चुके हैं जो क्रिस्टलीय ठोस होते हैं उनकी एक निश्चित आकार और आकृति होती है, ठीक है। फिर से सुनिए, हम लोग क्या बोले कि कोई भी जो क्रिस्टल होता है, बड़ा सा क्रिस्टल, उसमें बहुत सारे अवयवी कण उपस्थित रहते हैं, उन अवयवी कणों को बिंदु के द्वारा दर्शाया जाता है। कैसे दर्शाता है? बिंदु के द्वारा, ठीक है। त्रिविम में वो बिंदु एक खास आकृति में सजे रहते हैं, त्रिविम में यानी स्पेस में वो सभी बिंदु जो है वो खास आकृति में सजे रहते हैं। तो इन बिंदुओं का जो सजावट होता है किसी भी एक क्रिस्टल में, इन बिंदुओं का जो सजावट होता है, नहीं, त्रिविम में जो नियमित क्रम होता है, जो नियमित सजावट होता है, उस सजावट को ही क्रिस्टल जालक कहते हैं, क्रिस्टल लैटिस कहते हैं, ठीक। पढ़ते हैं, किसी भी क्रिस्टल में अवयवी कण मतलब परमाणु हो सकता है, अणु हो सकता है, आयन सकता है, की स्थिति को बिंदु के द्वारा दिखाया जाता है, ठीक है। अब चलो, स्पेस में इन बिंदुओं की नियमित तथा त्रिविमीय व्यवस्था को ही क्रिस्टल जालक कहते हैं। बोलो तो क्रिस्टल जालक कोई पूछे तो बता सकते हैं? ये आपके बिहार बोर्ड में 2 मार्क्स में आता है, नहीं तो आप सिंपल बोल सकते हो, दिक्कत है? चलो आगे आ जाओ। स्पेस जो 3D स्पेस होता है, जैसे आपका एक्स एक्सिस, वाई एक्सिस और जेड एक्सिस, जब किसी भी स्ट्रक्चर का फैलाव तीनों एक्सिस में होता है तो हम उसको बोलते हैं त्रिविम। क्या बोलते हैं? त्रिविम या स्पेस, ठीक है। तो आप क्रिस्टल जो पढ़ते हैं वो क्या होता है? 1 डायमेंशन, 2 डायमेंशन, 3 डायमेंशन? 3 डायमेंशन। तो 3 डायमेंशन में ही कणों का सजावट होगा? नहीं, तो 3 डायमेंशन में जो कणों का सजावट होता है उसे ही क्रिस्टल लैटिस कहते हैं, ठीक है। एक क्रिस्टल में बिंदुओं की स्पेस में नियमित त्रिविमीय व्यवस्था को ही क्रिस्टल जालक कहते हैं। उसी बात को शॉर्ट फॉर्म में कहा। तो जब भी आपको क्रिस्टल जालक का परिभाषा पूछेगा तो आप यही परिभाषा देंगे, दे सकते हैं। चलिए, जहां दिक्कत होगा वहां रोकिएगा भाई। चलिए, अब यहां से हम लोग को क्या कह रहा है उसको पढ़ा जाए। लिख रहा है कि जालक में प्रत्येक बिंदु को जालक बिंदु या जालक स्थल कहते हैं। ध्यान रखना है, प्रत्येक जो बिंदु है उसे क्या कहेंगे? जालक बिंदु या जालक स्थल। इंग्लिश में कहें तो लैटिस पॉइंट या लैटिस पोजीशन कहा जाता है, ठीक है। चलो, क्रिस्टल जालक का प्रत्येक बिंदु, क्रिस्टल जालक का प्रत्येक बिंदु एक अवयवी कण को निरूपित करता है, यानी एक अवयवी कण को दर्शाता है। ध्यान रखना है, ठीक है। चलिए, एक परमाणु, एक अणु अथवा एक आयन हो सकता है। ध्यान रखना है, यानी जो एक बिंदु आपको दर्शाया जाता है वो एक बिंदु या तो परमाणु हो सकता है, एक परमाणु, या एक अणु या एक आयन हो सकता है। मेरा बात ध्यान से सुनिएगा, ये क्या लिखा है ऊपर, ठीक है। क्रिस्टल जालक में एक बिंदु एक परमाणु को दर्शाता है। याद रखिए, क्रिस्टल जालक में हम एकक कोष्टिका नहीं बोले हैं, आने वाला है, इसलिए ध्यान सुन लीजिएगा। क्रिस्टल जालक में एक बिंदु एक परमाणु को दर्शाएगा, यानी क्रिस्टल जालक का मतलब समझिएगा कि बड़ा सा ठोस, जब भी कहा जाए क्रिस्टल जालक तो यानी बड़ा सा एक ठोस आपको दे दिया गया, नहीं और उसमें हम कहें कि देखो बाबू ये जालक बिंदु है, यहां पर रहता है परमाणु, तो उस जगह पर पूरा कंप्लीट एक परमाणु या एक अणु या एक आयन रहेगा। कब? जब वो बड़ा सा ठोस हम बोले तब, ठीक है, फर्क आएगा, इसलिए ध्यान रखिएगा।
जालक बिंदु जो हैं, अब ध्यान से पढ़िए, जालक बिंदुओं को सीधी रेखाओं द्वारा जोड़ा जाता है जिससे ठोस की ज्यामिति को बताया जा सके, जिससे आप ठोस की ज्यामिति को बता सकें। नहीं, मान लो कोई आपको क्रिस्टल जालक दे दिया, ऐसे यहां पर बिंदु का सजावट आपको दे दिया कि भाई देखो अवयवी कण जो हैं वो ऐसे सजे हुए हैं, इस तरह सजे हुए हैं। तो अवयवी कण अगर ऐसे सजे हुए हैं, बस में आ रहा है, तो इनका कौन सा सजावट होगा ये कैसे पता चलता है? तो अवयवी कणों को एक सीधी रेखा से जोड़कर हमको इसका सजावट पता चलेगा। तो जोड़ दिए, अच्छा ये तो वर्ग की तरह दिख रहा है, कैसा दिख रहा है? वर्ग की तरह दिख रहा है। फिर चारों को जोड़े, नहीं तो फिर वर्ग आ गया, फिर चारों को जोड़े तो फिर वर्ग आ गया, नहीं जुड़ रहा है क्या? बात समझा रहा है? तो ये हम लोग को ध्यान रखना होता है कि जालक बिंदुओं को सीधी रेखाओं द्वारा जोड़ा जाता है, यानी जो जालक बिंदु हैं इनको सीधी रेखा द्वारा हम लोग जोड़ते हैं, नहीं जिससे ठोस की ज्यामिति को बताया जा सके। आप सीधी रेखा सभी जालक बिंदुओं को जोड़िएगा तभी किसी ठोस का ज्यामिति आप बता पाइएगा। इस पॉइंट में दिक्कत है? आगे बढ़ सकते हैं? चलिए, जस्ट यहां पर दिखाने की कोशिश किया गया है, आप देख सकते हैं। ये सब जो भी फिगर हम लोग बनाए हैं ये सब क्या है? 2 डायमेंशन में। ये सब क्या है? 2 डायमेंशन में। जैसे फर्स्ट वाले को देखा जाए तो लिखा हुआ है स्क्वायर है, ये सेकेंड वाले को रेक्टेंगल लिखा गया है, नहीं थर्ड वाले को देखें तो पैरेललोग्राम लिखा हुआ है, फोर्थ वाले को रेक्टेंगुलर विथ इंटीरियर पॉइंट, यानी ये रेक्टेंगुलर फॉर्म है और इसके अंदर एक पॉइंट है, ध्यान रखना है। और ये जो फिफ्थ वाला है इसको रोम्बस लिखा गया है, ठीक है। तो ये सब क्या है? 2 डायमेंशन में है। तो ये आकृति, जैसे इसको आप स्क्वायर कर रहे हो, ये कैसे पता चलेगा? जब जालक बिंदुओं को आप सीधी रेखा से जोड़ोगे तब मालूम चलेगा, अच्छा ये तो स्क्वायर है, नहीं ये रेक्टेंगल बन गया, एक पैरेललोग्राम बन गया, कोई रोम्बस बन जा रहा है, बन रहा है ना जी। तो ये कैसे पता चलेगा? जालक बिंदुओं को जब हम सीधी रेखा से जोड़ेंगे तब। तो ये सब किस डायमेंशन में है? 2 डायमेंशन में। क्यों 2 डायमेंशन में बोल रहे हैं इसको? अगर देखें हम इसको 2 डायमेंशन क्यों बोल रहे हैं, क्योंकि देखो इसमें इसका फैलाव इधर भी हुआ है और इसका फैलाव ऊपर भी हुआ है, यानी एक्स एक्सिस में भी फैला है और वाई एक्सिस में भी कण फैले हुए हैं। नहीं, अगर कण सिर्फ ऐसे फैले होते, ऐसे होते तो हम कहते क्या ये 1 डायमेंशन है, नहीं यानी सिर्फ एक दिशा में जब बढ़े तो क्या कहेंगे? 1 डायमेंशन। और वही जब कण एक्स दिशा में भी फैल रहे हैं, वाई दिशा में भी फैल रहे हैं, तो इसको कहते हैं 2 डायमेंशन। तो ये सब 2 डायमेंशन में आपका फिगर है। जो पॉइंट लिखे गए वो सब क्या है? जालक बिंदु। जालक बिंदु क्या चीज होते हैं? परमाणु, अणु या आयन को। चलो, सेम वही लाइन को बहुत सारा रिपीट करके दिखाया गया है। तो बताया जाता है कि जो क्रिस्टलीय ठोस होते हैं वो दीर्घ परासी होते हैं, नहीं तो एक ही संरचना रिपीट कर रहा है कि नहीं कर रहा है? उसी फॉर्म को यहाँ पे 3 डायमेंशन में दिखाने की कोशिश किया गया है। यहाँ पर आप देखिएगा जो क्या दिखाने की कोशिश किया गया है, 3 डायमेंशन में भी दिखाने की कोशिश किया गया है। ये दिखाई दे रहा है सबको? पीछे जा रहा है ना? तो ये 3 डायमेंशन में दिखाया गया है। इसमें कई गो क्यूब है? इसमें क्यूब कई गो दिख रहा है? 8 क्यूब है इसमें। एक आपको दिख रहा है यहां पर जो कि कलरफुल किया गया है, एक उसके बगल में है 2, फिर ऐसे ही 3 और 4, फिर इसके ऊपर रखा गया है 5, 6 और इसके ऊपर फिर आ गया 7 और 8। तो इसमें टोटल कितने हैं? 8 डब्बे हैं, ध्यान रखना है। तो ये जो है आपका, ये जो स्ट्रक्चर हम लोग यहां पर खींचे हुए हैं भाई, नहीं ये पूरा का पूरा होगा क्रिस्टल लैटिस। क्या कहेंगे इसे? क्रिस्टल लैटिस। ध्यान रखना है, ये पूरा का पूरा स्ट्रक्चर आपका कहलाएगा क्रिस्टल लैटिस। अब इसमें एक जो यहां पर पॉइंट दिया गया है, याद रहे ये एक पॉइंट को हम लोग कहते हैं लैटिस पॉइंट। क्या कहते हैं इसे? जालक बिंदु, या आप इसे कहते हैं लैटिस पोजीशन, जालक स्थल बोलते हैं। ध्यान रखना है। और याद रहे कि यहां पर ये जो एक पॉइंट है, ये एक पॉइंट दर्शाता है 1 एटम। एक परमाणु हो सकता है या 1 मॉलिक्यूल हो सकता है, कोई एक मॉलिक्यूल हो सकता है, या 1 आयन भी हो सकता है, कोई एक आयन भी हो सकता है। दिक्कत है?
तो ये हम लोगों को ध्यान रखना होगा। तो ये 3 डायमेंशन आपको दिया गया नहीं, जिसमें 4 नहीं 8 बक्से आपके सजाए गए हैं। बुझा रहा है? आगे बढ़ सकते हैं। उसी फिगर को फिर यहां से दिखाया गया थोड़ा बड़ा करके, आप देख लीजिएगा। चलिए अब बारी आती है यूनिट सेल की, एकक कोष्ठिका। नहीं, अब बारी आती है यूनिट सेल की, यानी एकक कोष्ठिका किसे कहते हैं। तो देखो, तो जो अभी हम लोग पीछे वाला फिगर जो देख रहे थे, जो पीछे वाला फिगर हम लोग देख रहे थे, यहां पर थोड़ा ध्यान से देखो, इसमें ध्यान दो, जो 2 डायमेंशनल था। नहीं, इसमें एकक कोष्ठिका कौन होगा? ये वाला। इस पूरे लैटिस पॉइंट का, इस पूरे लैटिस पॉइंट का सबसे छोटा भाग। नहीं, तो ये सब लैटिस पॉइंट है, इन सबको जो हम लोग जोड़ेंगे तो ऐसा स्क्वायर बार बार रिपीट होगा कि नहीं होगा? होगा। नहीं, अब ये जो सबसे छोटा वाला पार्ट मिला हमारा, यही हमारे लिए क्या है? यूनिट सेल। यूनिट सेल, जिसको आप हिंदी में कह रहे हो एकक कोष्ठिका। तो ये आपका यूनिट सेल कहलाएगा, एकक कोष्ठिका। यानी बहुत सारे यूनिट सेल जब मिलते हैं तब जाके एक बड़ा सा क्रिस्टल बनता है, या बहुत बड़ा सा क्रिस्टल जालक बनता है। नहीं, तो ये पूरा आपका, ये छोटा वाला हो गया आपका यूनिट सेल। और अगर हम इस पूरे की बात करते तो ये पूरा का पूरा क्या कहलाता? क्रिस्टल जालक। बोलो, इसमें परेशानी है? नहीं, तो क्रिस्टल जालक क्या है ये समझ में आया। अब क्रिस्टल जालक का सबसे छोटा भाग, नहीं, जो क्रिस्टल जालक के संरचना के बारे में हमें जानकारी देता है, वह सबसे छोटा भाग क्या है? एकक कोष्ठिका, यूनिट सेल है। तो यूनिट सेल कोई पूछेगा, आपके बिहार बोर्ड ने पूछता भी है डेफिनेशन, तो आप बता पाइएगा कि नहीं बता पाइएगा? बता दीजिएगा। नहीं कि भाई किसी भी क्रिस्टल जालक का वह सबसे छोटा भाग जो किसी भी क्रिस्टल जालक के संरचना की जानकारी प्रदान करता हो, उसी सबसे छोटे भाग को क्या कहेंगे? एकक कोष्ठिका कहेंगे। ठीक है, देखो जैसे एग्जाम्पल दिया जाता है बुक में कि कोई भी एक सीधा दीवार खड़ा है। नहीं, तो सीधा दीवार अगर खड़ा है तो उसका एकक कोष्ठिका कौन है? ईटा। जो पहला एक ब्लॉक था, जो पहला एक ईटा था, वही वो उसका क्या हो गया? यूनिट सेल हो गया। अब वही बहुत सारा यूनिट सेल जब रिपीट किया गया तब एक दीवार क्या हो गया? खड़ा हो गया। बस में आ रहा है। तो आपका जो दीवार हुआ वो हो गया क्रिस्टल जालक, और उस दीवार का जो एकक कोष्ठिका हुआ वो हुआ एक ईटा। बुझा रहा है? ठीक है, अब जैसे यही फिगर हम देख रहे थे। नहीं, तो इसमें यूनिट सेल कौन होगा? ये जो रेड कलर का आपको खींचा गया है, ये वाला, ये आपका एक यूनिट सेल होगा इन 3 डायमेंशन। ये किस डायमेंशन में हो गया? 3 डायमेंशन में। और यहां पर जो हम लोग का था ये वाला, ये था 2 डायमेंशन में एक यूनिट सेल। बात समझ में आ रहा है? क्योंकि इस डब्बे का फैलाव एक्स एक्सिस में तो हुआ है, वाई एक्सिस में भी हुआ है, लेकिन क्या जेड एक्सिस से फैला है क्या? बात समझ में आ रहा है? नहीं, लेकिन ये डब्बा है, इसका फैलाव आप देखिएगा तो इसका फैलाव एक्स में भी हुआ है, वाई में भी हुआ है, और देखिए ये यहां से निकला भी हुआ है, तो इसका जेड एक्सिस में भी फैला हुआ है। तो ये क्या है आपका? 3 डायमेंशनल फिगर। तो इस फिगर में ये भी एक क्रिस्टल जालक है, और इस क्रिस्टल जालक का ये जो रेड वाला भाग है, ये वाला भाग क्या कहलाएगा? यूनिट सेल, यानी एकक कोष्ठिका। बोलो, परेशानी है? नहीं, तो क्रिस्टल, किसी भी बड़े से क्रिस्टल का, किसी भी बड़े से क्रिस्टल का वह सबसे छोटा भाग जो उस बड़े से क्रिस्टल के संरचना की जानकारी दे, उसकी ज्यामिति की जानकारी दे, वही सबसे छोटा भाग क्या कहलाएगा? एकक कोष्ठिका कहलाएगा, यूनिट सेल कहलाएगा। बोलो, दिक्कत है? चलो देखा जाए। अब उसी बात को यहां से लिखा हुआ है, नहीं दूसरे तरीके से लिखा हुआ है, क्रिस्टल जालक का लघुत्तम भाग जो विभिन्न दिशाओं में पुनरावृत्त होकर पूर्ण जालक या पूर्ण क्रिस्टल को उत्पन्न करता है, एकक कोष्ठिका कहलाता है। बस में आ रहा है? इसको आसान भाषा में अगर हम लोग अपने भाषा में लिखना चाहें तो क्या लिखेंगे हम लोग? नहीं, ध्यान रखना है, यहां से लिखे हम लोग तो लिखेंगे कि किसी भी क्रिस्टल, किसी भी क्रिस्टल जालक,
का वह सबसे छोटा भाग जो हमें उस क्रिस्टल के आकृति की जानकारी प्रदान करता है, जानकारी प्रदान करता है, क्या कहलाता है? एकक कोष्टिका कहलाता है। एकक कोष्टिका कहलाता है। बोलो, इसमें दिक्कत है? तो एकक कोष्टिका क्या है बता सकते हैं? नहीं। अब उसी बड़े से क्रिस्टल में एक छोटा सा क्रिस्टल निकाल कर रखा गया है। नहीं, ये एक बॉक्स जो है, ये एक बॉक्स ये एक यूनिट सेल को दर्शा रहा है। बस में आ रहा है? अब इसी में अब ये किस टाइप का स्ट्रक्चर है? तो जस्ट लाइक क्यूब लग रहा है। नहीं, क्यूब यानी कि घन नहीं लग रहा है, घन की तरह। ठीक है, तो ये एक घन हुआ। अगर ऐसे ही बहुत सारे घन इसके साइड से चिपक जाएं, दाएं बाएं से, ऊपर नीचे से, नहीं, और पूरे डायरेक्शन में फैलते चले जाएं, तो वो क्या होगा? क्रिस्टल लैटिस, ध्यान रखना है। और उसमें से एक छोटा सा भाग निकाल दिए तो वो हो गया एकक कोष्टिका, यूनिट सेल। बोलो, दिक्कत है? तो यूनिट सेल क्या है बता सकते हैं? चलिए आगे बढ़ा जाए। इतना में दिक्कत नहीं ना किसी को? हम लोग का फैन बंद है, बताइए। चलिए देखा जाए। अगला पॉइंट हम लोग को इसमें बोल रहा है पैरामीटर्स ऑफ ए यूनिट सेल, एकक कोष्टिका के पैरामीटर। ठीक है, अब समझते हैं पहले कि पैरामीटर चीजें क्या होती हैं। नहीं, पैरामीटर, पैरामीटर का मतलब है कि किसी भी एकक कोष्टिका के बारे में वो जानकारी जो एकक कोष्टिका के आकृति के बारे में सही जानकारी आपको दे सके। ठीक है, जैसे किसी भी आदमी का पैरामीटर, नहीं, देखने में कैसा है, पढ़ने में कैसा है, फिजिकली कैसा है, सब कुछ दिखाया जाता है, दिखाया जाता है ना। तो एक पैरामीटर, तो पैरामीटर क्या होता है? अच्छा, उस आदमी का लंबाई, चौड़ाई, ऊंचाई, बस में आ रहा है। ठीक है, मोटाई, सब मायने रखता है, बस में आ रहा है। चलिए, तो अगर किसी भी यूनिट सेल का आपको पैरामीटर बताना है, किसी भी यूनिट सेल का अगर आपको पैरामीटर बताना है, तो यूनिट सेल का पैरामीटर का मतलब हुआ कि उस यूनिट सेल का स्ट्रक्चर कैसा होगा। ये डिपेंड करता है उसके किनारों की लंबाई, चौड़ाई, ऊंचाई पर। अगर लंबाई, चौड़ाई, ऊंचाई तीनों बराबर होता है तो आप कहते हैं कि क्यूब है, घन है। नहीं, आप बोलते हैं अच्छा इनके बीच का कोण, एंगल, ये भी मायने रखता है। नहीं, अल्फा, बीटा, गामा, अगर सब 90 डिग्री है तो आप कहते हैं घन है, बस में आ रहा है। यानी लंबाई, चौड़ाई, ऊंचाई अगर तीनों बराबर हो जाए और उन तीनों किनारों के बीच का कोण अगर 90 डिग्री हो जाए तो आप कहते हैं कि क्यूब है, यानी घन है। ऐसा कहते हैं कि नहीं? ठीक है, लेकिन अगर मान लीजिए कि लंबाई, चौड़ाई और ऊंचाई तीनों बराबर नहीं हो तो स्ट्रक्चर कुछ और होगा। अगर अल्फा, बीटा, गामा यानी जो कोण होते हैं, किनारों के बीच के जो कोण होते हैं, उनका मान 90 डिग्री नहीं हो, 60 डिग्री हो, 120 डिग्री हो, कुछ और हो जाए, तो क्या उसको आप क्यूब कहिएगा? नहीं। यानी किसी भी यूनिट सेल का आकृति कैसा होगा, यह डिपेंड करता है किनारों की लंबाई, चौड़ाई, ऊंचाई, इस पर डिपेंड करेगा। साथ साथ किनारों के बीच का कोण, अल्फा, बीटा और गामा।
अगर ये 6 पैरामीटर हमको पता रहे तो हम किसी भी यूनिट सेल का आकृति बता सकते हैं कि उसका आकृति कैसा होगा। तो कोई पूछता है कि पैरामीटर, यूनिट सेल के पैरामीटर क्या बताते हैं, तो यूनिट सेल के पैरामीटर यूनिट सेल की आकृति की जानकारी देते हैं। यूनिट सेल के पैरामीटर कौन है, तो उनके किनारों की लंबाई, चौड़ाई और ऊंचाई, और किनारों के बीच का कोण अल्फा, बीटा और गामा। पढ़ लेते हैं। एक यूनिट सेल के आकार तथा आकृति को बताने के लिए हमें 6 पैरामीटर की आवश्यकता होती है। ठीक है, एक यूनिट सेल के तीनों किनारों की लंबाइयां यानी ए, बी और सी, ठीक है, इनके बीच में क्या रिलेशन है वो आपको पता होना चाहिए, जो कि एक दूसरे पर लंबवत हो भी सकती हैं अथवा नहीं भी। ध्यान रखना है, ये तीनों लंबाइयां बराबर हो भी सकती हैं अथवा नहीं भी। तो बराबर होंगी तब स्ट्रक्चर का क्या नाम होगा, बराबर नहीं होंगी तब स्ट्रक्चर का क्या नाम होगा। मेरी बात समझ में आ रही है? ठीक है, एंगल का वैल्यू, ये लंबवत नहीं रहेंगे तब क्या, लंबवत रहेंगे तब क्या नाम होगा, लंबवत नहीं रहेंगे तब क्या नाम होगा, इसको हम लोग को देखना है। चलिए आगे बढ़े। तो हम लोग को बोल रहा है कि किनारों के मध्य उपस्थित तीनों कोण, एक तो आप देख लिए ए बी सी, और अब क्या आ गया, किनारों के मध्य उपस्थित तीनों कोण। तो कौन कौन से कोण माने गए हैं, अल्फा। अल्फा कहां है, बी और सी के बीच का कोण है, बी या सी दिखाई दे रहा है ना। चलिए बीटा ए तथा सी के बीच का कोण, और गामा ए तथा बी के बीच का कोण। गामा यहां पर है, ए तथा बी के बीच का कोण है। नहीं तो अगर आपको किसी यूनिट सेल का आकार और आकृति बताना है भाई, तो आपको 6 पैरामीटर चाहिए, ए बी सी अल्फा बीटा गामा। 6 पैरामीटर्स, ए बी सी अल्फा बीटा गामा। यहां आते हैं, लिखा हुआ है इन 6 पैरामीटर के आधार पर यूनिट सेल को 7 भागों में बांटा गया है। नहीं, इन 6 पैरामीटर के आधार पर यूनिट सेल को कितने भाग में बांटा गया है, 7 भागों में बांटा गया है। आंख खोल के बोलना है गधा। कई भाग में बांटा गया है, 7 भाग में बांटा गया है। 6 गिलास मारे हैं, जैसे नशा आ रहा है तभी तो मतलब जरूर कुछ लिए हैं। बस में आ रहा है, सुबह सुबह मूड फ्रेश करने के लिए ले लेते हैं गिलास, यानी मूड फ्रेश रहेगा गधा कहीं का। देखा जाए, अब लिख रहा है इन यूनिट सेल को क्रिस्टल सिस्टम यानी क्रिस्टल तंत्र भी कहते हैं। ठीक है, याद रहे 6 पैरामीटर्स के आधार पर यूनिट सेल को 7 भागों में बांटा गया है। ठीक है, ये जो 7 भाग हैं वो क्या कहा जाता है, क्रिस्टल तंत्र, क्रिस्टल सिस्टम भी कहते हैं, क्योंकि कोई भी क्रिस्टलीय ठोस इन्हीं 7 यूनिट सेल में से एक यूनिट सेल के रूप में पाया जाता है। यानी प्रकृति में जितने भी ठोस पाए जाते हैं वो सभी ठोस इन्हीं 7 जो यूनिट सेल आप पढ़ने वाले हैं, इन्हीं 7 यूनिट सेल में से कोई ना कोई यूनिट सेल उस ठोस में पाया जाएगा। मेरी बात समझ में आ रही है? जो हम लोग 7 यूनिट सेल पढ़ने वाले हैं, इन्हीं 7 यूनिट सेल में से कोई ना कोई यूनिट सेल प्रकृति में पाए जाने वाले ठोसों के अंदर पाया जाता है। ये सब बात दिमाग में जा रहा है? जहां नहीं जाएगा वहां बोलिएगा। चलिए यहां पर आते हैं, इसको ध्यान दिया। देखिए सर, दे हाथ टाइट करने का टाइम आएगा। देखिए यहां पर हम लोगों को यहां पर दिया हुआ है क्रिस्टल तंत्र, नहीं सबको लिखा गया है आपको कि अगर ए बराबर बी बराबर सी रहे, सब बराबर रहे, अल्फा बीटा गामा 90 रहे, नहीं तो उस समय क्या होगा, क्यूबिक होगा। क्या होगा, क्यूबिक। और वही ए बराबर बी रहे, सी के बराबर नहीं रहे, अल्फा बीटा गामा 90 रहे, तो उस समय स्ट्रक्चर का नाम क्या होगा, टेट्रागोनल। तो देख रहे हैं जैसे जैसे पैरामीटर्स बदल रहे हैं, नाम बदल रहा है कि नहीं बदल रहा है? मेरी बात समझ में आ रही है? नहीं तो अगर ए बड़ा यानी लंबाई चौड़ाई ऊंचाई तीनों बराबर रहे, अल्फा बीटा गामा सब 90 रहे, तो अब इस संरचना को क्या कहते हैं, क्यूब। नहीं, लंबाई चौड़ाई बराबर है लेकिन ऊंचाई बराबर नहीं है, अल्फा बीटा गामा 90 ही है, नहीं खाली एगो ऊंचाई जो था वो गबड़ा गया, तो स्ट्रक्चर का नाम बदल गया, क्या, टेट्रागोनल। बस में रहे। तो ये हम लोग को ध्यान रखना होगा। तो इस तरह से आपको केयर करना होता है कि भाई आपको अब एग्जाम में क्या देता है, जैसे एग्जाम में दे देगा ए बराबर बी बराबर सी है और अल्फा बीटा गामा 90 के बराबर नहीं है, तो बताओ संरचना इनमें से कौन होगा। नहीं तो ध्यान रखना होगा रोम्बोहेड्रल या ट्राइगोनल होगा। बुझा रहा है?
नहीं, तो ये हम लोग को याद करना पड़ेगा। देखा जाए तो याद कैसे करेंगे भाई, समझते हैं। क्यूबिक, तो हम लोग याद करने के लिए बहुत लोग अलग अलग तरीके से बताते हैं, हम लोग अपने तरीके से कुछ याद करते हैं। आप जैसे भी याद कर लो, याद करने से सेंस होता है। जैसे हम लोग इसको ध्यान रखते हैं तो इसको हम लोग बोलते हैं कार, और कार का सी याद रखते हैं। नॉर्मल जो हम लोग को यूज में आता है उसी को हम रखे हुए हैं। ट्रैक्टर, टी, ये आ गया ओ, और ये आ गया आर। ठीक है, कार, ट्रैक्टर, और का स्पेलिंग क्या है, ओ आर। तो कार, ट्रैक्टर, और आगे आ जाइए, यहां आइए, कार, ट्रैक्टर, और इसको बोले एच एम टी। आएगा, अपने से बना लिए घड़ी। तो हम लोग का ट्रिक क्या हुआ, कार, ट्रैक्टर और HMT घड़ी। क्या हुआ, कार, ट्रैक्टर और HMT घड़ी। अब समझते हैं, कार का सी लेना है। नहीं, अब ध्यान से देखते जाओ, ध्यान देखते जाओ। हमको कार का क्या लेना है, सी। सी का मतलब है क्यूबिक। ट्रैक्टर का टी, नहीं, जिसका मतलब है टेट्रागोनल। ठीक है, कार, ट्रैक्टर, ओ, और है तो ओ लेना है उसका, ऑर्थोरोम्बिक। आर, रोम्बोहेड्रल। आर क्या हो गया, रोम्बोहेड्रल। तो कार खत्म, ट्रैक्टर खत्म, और खत्म। अब है HMT घड़ी। नहीं, तो एच हेक्सागोनल, एम मोनोक्लिनिक, HMT ट्राइक्लिनिक। तो HMT घड़ी का कोनो मतलब नहीं है। बुझा रहा है, इतना समझ में आया? तो याद होगा कि नहीं होगा? चलिए अब दूसरा देखिए, ध्यान समझिए, कंसंट्रेट कीजिए। पहले वाले में जो हम लोग याद किए कार, ट्रैक्टर और HMT घड़ी, जो आप याद किए उसको ध्यान समझिए। पहले वाले में आप देखिएगा तो A बराबर B बराबर C है। दूसरका वाले में A बराबर B है, C बराबर नहीं है। और तीसरका वाले में तीनों कट गया है। यानी ध्यान समझो, A बराबर B बराबर C, दूसरका में A बराबर B नॉट इक्वल्स टू C, और तीसरका में A नॉट इक्वल्स टू B नॉट इक्वल्स टू C। आप चौथका में A बराबर B बराबर C, फिर A बराबर B नॉट इक्वल्स टू C, A बराबर B बराबर C, A बराबर B नॉट इक्वल्स टू C, A नॉट इक्वल्स टू B नॉट इक्वल्स टू C, A बराबर B बराबर C। अब फिर रिपीट कर रहा है, A बराबर B नॉट इक्वल्स टू C, A बराबर B नॉट इक्वल्स टू C। अब इन दोनों में सबको काट देना है, जो लास्ट वाला दोनों बचेगा। A नॉट इक्वल्स टू B नॉट इक्वल्स टू C, A नॉट इक्वल्स टू B नॉट इक्वल्स टू C। फिर से देखते हैं ध्यान से, आप लोग भी बोलिएगा। पहला वाले में A बराबर B बराबर C, पहला हो गया, आराम से, आराम, जब हम बोलेंगे तब। ठीक है, पहिल का हो गया। दूसरा का बोलना है A बराबर B नॉट इक्वल्स टू C, दूसरा का हो गया। तीसरा का पे आते हैं, A नॉट इक्वल्स टू B नॉट इक्वल्स टू C, होगा, 3 हो गया। चौथा पे आते हैं A बराबर B बराबर C, 4 को हो गया। पांचवा पे आते हैं A बराबर B नॉट इक्वल्स टू C। ठीक है, अब छठा और सातवां सेम है, A नॉट इक्वल्स टू B नॉट इक्वल्स टू C। नहीं याद हुआ? तो क्या याद हुआ, कार, ट्रैक्टर और HMT घड़ी। नहीं, और हम लोगों को सब कुछ याद हो गया, उनका A बराबर B और क्या क्या है। नहीं, अब एंगल पे आते हैं। एंगल भी बड़ा आसान होता है, आप ध्यान से पहले एक बार देख लीजिए। ठीक है, शुरू का जो तीनों है, एक मिनट आगे आगे हम लोग का शुरू का जो तीनों है उसको ध्यान से आप देखिएगा, तो शुरू का तीनों में अल्फा बीटा गामा बराबर है, अल्फा बीटा गामा बराबर है, अल्फा बीटा गामा बराबर है, और सब क्या है, 90 के बराबर। नहीं, तो दिमाग में बैठाना है, नहीं कि शुरू का तीनों क्या है, बराबर, अल्फा बीटा गामा बराबर, अल्फा बीटा गामा बराबर, अल्फा बीटा गामा बराबर, और सब क्या है, 90। तीसरका में क्या है, उसमें भी बराबर है, अल्फा बीटा गामा सब बराबर है, बस 90 के बराबर नहीं है। तो 4 को याद नहीं हुआ? नहीं, अल्फा बीटा गामा 90, 1 से लेकर 3 तक में, और उसके चौथा में अल्फा बीटा गामा बराबर है लेकिन 90 के बराबर नहीं है। दिक्कत है। अब उसके बाद वाले में अल्फा और गामा जो है, अल्फा और बीटा जो है वो 90 के बराबर है, और जो गामा है वो 120 है। थोड़ा सा दिमाग लगाना है, अल्फा और बीटा 90 डिग्री है लेकिन गामा क्या है, 120 डिग्री, वो दिया हुआ है। फिर उसके बाद वाले में अल्फा और गामा 90 डिग्री है लेकिन जो बीटा है वो 120 के बराबर नहीं है। याद रहे यहां एक और बात, बीटा जो है वो 90 के बराबर भी नहीं है, कहे कि देखो अगर अल्फा और बीटा 90 के बराबर, इसको भी तो यही रखता ना। नहीं, तो अल्फा और गामा 90 के बराबर हैं लेकिन जो बीटा है वो ना ही 90 है ना ही 120 है, कुछ और ही है। ध्यान जा रहा है? शुरू का तीनों में अल्फा बीटा गामा बराबर 90, चौथा में
अल्फा बीटा गामा बराबर लेकिन 90 के बराबर नहीं। इसमें अल्फा बीटा 90 लेकिन गामा 120 डिग्री। इसमें अल्फा गामा 90 लेकिन बीटा जो है ना ही 90 ना ही 120। लास्ट वाला तो एकदम आसान है, सबको काट दीजिए। अल्फा नॉट इक्वल्स टू बीटा नॉट इक्वल्स टू गामा नॉट इक्वल्स टू 90 डिग्री। याद करना भारी है, याद हो जाएगा। अब चलिए, अब सर मत करिए, ढेर में साइंस नहीं है सर। अब तो रुकिए ना, पेज लगाते हैं। यहाँ आइए, बाद में ऑफिस में जिसको भी दिक्कत हो रहा है वो पेज बाद में लगाएगा। यहाँ देखिए सबका हिंदी लिखा हुआ है, आप पढ़ सकते हैं। क्यूबिक का हिंदी क्या है, टेट्रागोनल का हिंदी क्या है, ऑर्थोरोम्बिक का हिंदी क्या है, सबका हिंदी भी लिख दिया गया है, पढ़ लीजिएगा। इसमें कोनो दिमाग नहीं लगाना, ना कोनो कॉन्सेप्ट है। यहां आइए, हम लोग यहां से ध्यान दें तो यूनिट सेल में अवयवी कणों के स्थान के आधार पर यूनिट सेल को दो भागों में बांटा गया है। ठीक है, स्थान के आधार पर दो भागों में बांटा गया है। तो अगले क्लास में हम लोग यहीं से पढ़ाई अपना स्टार्ट करेंगे। ठीक है, आज के क्लास में जो लोग पढ़े समझ में आए ना, चलिए।